अस्सलाम वालेकुम, सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अप्रैल का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। हम बात करेंगे आपके करियर को लेके कि करियर आपका कैसे अपलिफ्ट हो सकता है, कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कहाँ पे किन डिसीजंस को आपने रिकंसिडर करना है ताकि आप इस मंथ से मैक्सिमम फ़ायदा उठा सकें। सिमिलरली हम आपकी लव लाइफ़, आपकी मैरिड लाइफ़, सिंगल्स के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा आपकी हेल्थ के बारे में भी बात करेंगे, कहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, कहाँ पे रिकंसिडर करने की ज़रूरत है, कौन से दिन आप लोगों के लिए फ़ेवर में होंगे, मून की पोज़ीशंस को एनालाइज़ करेंगे यहाँ पे। इसके अलावा किन दिनों में आपको थोड़ा-सा एहतियात करना चाहिए या आपकी जो मीटिंग्स वगैरह हैं या कुछ भी एक्स वाई ज़ेड आप लोगों के इम्पोर्टेंट काम हैं, उन दिनों में आप लोग उसको डिले कर दें ताकि आप लोगों के लिए काम आसानी से होना शुरू हो जाएँ। तो इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको 2 चीज़ें बता दूँ कि जिन लोगों को अपना मून साइन नहीं पता, वो कमेंट में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखें। और जब तक आपको सितारों के सफ़र से मैसेज ना आए, आप लोगों ने इस चीज़ पे बिलीव नहीं करना कि कौन आपको क्या मून साइन बता रहा है। मून साइन आपको सितारों के सफ़र से मैसेज आएगा कि आपका ये मून साइन है, उसी को आपने उसी से रिलेटेड आप लोगों ने रीडिंग्स देखनी है। इसके अलावा जो लोग अपनी कुंडली या ज़ाइचे का डिटेल्ड एनालिसिस करवाना चाहते हैं, उनके सामने व्हाट्सएप का नंबर आ रहा होगा स्क्रीन पर, आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट हासिल कर सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया था कि हम लोग लाइव आएंगे, तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोग कमेंट कर सकें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं, अगर आपका मून साइन और लगना एक्वेरियस हैं यानी कि कुंभ राशि हैं, यानी कि बुर्ज दिलो हैं, तो मून के जो आपके लिए पॉजिटिव डेज होंगे मून की चाल के हिसाब से, तो वो 8 और 21 अप्रैल होंगे। इमोशनल बैलेंस देखने को मिलेगा, क्लैरिटी जो है वो काफ़ी स्ट्रांग रहेगी। इन दिनों में आप लोग कोई भी काम इनिशिएट कर सकते हैं। लेकिन जो चैलेंजिंग डेज होंगे वो 13 से 15 अप्रैल एक्सट्रीम वे में चैलेंजिंग होंगे। आपका सब्र यहाँ पे लूज़ हो रहा होगा, इमोशनल कंट्रोल आप यहाँ पे लूज़ कर सकते हैं, तो ये आपको मेंटेन करना है। इसके अलावा कुछ मून की प्लेसमेंट को देख लेते हैं, तो थोड़े से पॉजिटिव डेज और भी आ जाते हैं। तो 1 से लेके 5 अप्रैल जो है, 5 अप्रैल जो है, ये आपके लिए इमोशनल क्लैरिटी के लिए और फोकस्ड प्लानिंग के लिए सपोर्टिव रहेगा। लेकिन यहाँ पे ये याद रखिएगा कि सन और सैटर्न और मार्स का जो कंजंक्शन है, ये स्ट्रेस दे सकता है, थोड़ी से डिलेज दिखा सकता है। 8 अप्रैल को मून जो होगा वो सजिटेरियस में होगा, तो नई एनर्जी होगी आपके अंदर, मोटिवेशन मिलेगी आप लोगों को प्रोफेशनल और आपके पर्सनल प्रोजेक्ट्स में, आपको फॉरवर्ड मोमेंटम देखने को मिलेगा। 13 से 15 अप्रैल जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि एक इंटेंस प्लानिटरी जो स्टीलियम है, ये आपके सेकंड हाउस में बना हुआ है। तो यहाँ पे मेंटल टेंशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं, फैमिली में लड़ाई झगड़े भी देखने को मिल सकते हैं। तो इन दिनों में आप लोगों ने एहतियात बहुत ज़्यादा करना है। लेकिन 17 से 21 अप्रैल को जब मून एरीज टू जेमिनी ट्रैवल कर रहा होगा, तो एनर्जी आप लोगों की हाई हो रही होगी। क्रिएटिव और प्रोफेशनल प्रोजेक्ट्स के लिए फेवरेबल दिन होंगे आपके लिए, लेकिन यहाँ पे आप लोगों ने इम्पल्सिव डिसीजन से बचना होगा। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, आपके करियर, बिजनेस और फाइनेंस की बात करते हैं। तो करियर के लिए जो आपका 10th हाउस है, स्कॉर्पियो है, इसका जो सेटअप है ये बड़ा स्टेबल है, डिसिप्लिन्ड है। लेकिन मार्स जो है वो सैटर्न के साथ कंजंक्ट कर रहा है, यानी आपके 10th हाउस का जो लॉर्ड है वो सैटर्न के साथ कंजंक्ट कर रहा है आपके सेकंड हाउस में, और चौथी नज़र से आपके 4th हाउस को देख रहा है मार्स। तो यानी यहाँ पे थोड़ी सी टेंशन्स आपके लिए क्रिएट हो जाती हैं, क्योंकि आप लोग साढ़े साथी में हैं। तो टेंशन्स क्रिएट इस तरह हो जाती हैं कि घर की ज़िंदगी में भी आप थोड़े से एग्रेसिव हो सकते हैं, और आप अपने काम को लेके भी एग्रेसिव हो सकते हैं, क्योंकि 10th हाउस एक्टिव हो रहा है। आपका जो 10th हाउस का लॉर्ड है वो एक्टिव कर रहा है। तो 10th हाउस यहाँ पे आपको थोड़ा सा एग्रेसिव बनाएगा। आपके जो सीनियर्स हैं, आपके कोलीग्स हैं, उनके साथ आपको लड़ाई झगड़े देखने को मिल सकते हैं, डिसएग्रीमेंट्स देखने को मिल सकती हैं। साथ ही साथ ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार हो सकते हैं, और हिडन राइवलरीज का भी शिकार हो सकते हैं। इसी के साथ साथ घर की जो लाइफ है वो बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, उसका बैलेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होगा। इसके अलावा जुपिटर जो बैठा हुआ है वो आपके 5th हाउस में बैठा हुआ है, यानी आपके क्रिएटिविटी के घर में बैठा हुआ है, लक के घर को देख रहा है। लेकिन जुपिटर जो रेट्रोग्रेड था, तो वो आपकी लक आपको सपोर्ट नहीं कर रही थी। ऐसा नहीं है कि साढ़े साथी में आपके लिए सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। साढ़े साथी का मतलब ये होता है कि कुछ चीज़ें बंद हैं तो दूसरे दरवाजे खुल जाते हैं। बिल्कुल उसी तरह के जो एक कहावत है कि एक दरवाज़ा बंद हो जाता है दूसरे दरवाजे खुल जाते हैं, तो कुरान पाक में भी अल्लाह ताला यही फरमाते हैं कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। तो अल्लाह ताला आसानी फरमाते हैं, लेकिन आपको समझना होगा कि आपको किन दरवाज़ों से आगे बढ़ना है। कि कुछ लोग बंद दरवाज़ों पे ही धक्का मारते रहते हैं और वो दरवाजे नहीं खुल रहे होते। हालाँकि उनको खुलने में थोड़ा-सा टाइम होता है, लेकिन आपके लिए हर मुश्किल के बाद आसानी है। ये अल्लाह पाक फरमा रहे हैं, मैं नहीं फरमा रहा।
तो आपको मुझसे ज़्यादा अल्लाह पाक पर यकीन होना चाहिए। तो इस चीज़ पर यकीन रखिए और आगे बढ़िए। इस चीज़ से बिल्कुल भी नहीं घबराना आप लोगों ने कि आप लोग 7.5 ही में हैं, तो यहाँ पे हमारे लिए चीज़ें बंद हो रही हैं। तो आप लोगों को जो जुपिटर बैठा हुआ है वो 5th हाउस में बैठा हुआ है। आपकी स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट से आप लोगों को फ़ायदा होगा, लेकिन शर्त इतनी है कि वो वेल रिसर्च्ड हो। अब कुछ लोग कमेंट्स में कहेंगे कि हमने स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट से भी फ़ायदा हासिल नहीं हुआ। वो इसलिए नहीं हुआ कि जुपिटर रेट्रोग्रेड था, आपको ये विंडो नहीं समझ में आई। जुपिटर रेट्रोग्रेड था, जुपिटर ने अपना वो फल नहीं दिया, लेकिन जुपिटर अब आपको 12 अप्रैल के बाद वो फल देगा। तो इसके साथ जुपिटर जो है वो आपके 9th हाउस को भी देख रहा है, यानी आपकी लक भी बूस्ट करेगी। आपको अपने मेंटोर से गाइडेंस लेनी होगी, अपने फादर से लेनी होगी, अपने गुरु से लेनी होगी, या उस बंदे को अपना गुरु बनाइए, मेंटोर बनाइए जो उस फील्ड में बहुत अच्छी महारत रखता हो, जिस फील्ड में आप एक्सेल करना चाह रहे हैं। तो वहाँ से आप लोगों को फ़ायदा हासिल होगा। इसके अलावा राहु जो है वो आपके फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है। यहाँ पे अनप्रेडिक्टेबिलिटी एक चीज़ में आ जाती है कि वो आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, आपकी कम्युनिकेशन ओवर कॉन्फिडेंट हो जाती है। तो इस चीज़ को आपने बहुत एहतियात से रखना है। आपने ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना। कॉन्फिडेंस बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो आपने अपनी कम्युनिकेशन, अपने डॉक्यूमेंट्स, आपके डॉक्यूमेंटेशंस, इन पर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फोकस देना है। ये बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है आपके लिए। तो अपने डॉक्यूमेंट्स और अपनी कम्युनिकेशन, एक एक लफ्ज़ बोलने से पहले सोचिएगा, और अपने जो डॉक्यूमेंटेशन है उन पे डबल आप लोगों ने नज़र रखनी है, फिर आपने आगे सबमिट करना है। तो मंथ का जो फर्स्ट हाफ है इसमें स्ट्रैटेजिक प्लानिंग चाहिए। तो लॉन्ग टर्म का जो विजन है आप लोगों का उसको प्रायोरिटाइज़ कीजिए, तो यहाँ पे आपके लिए ग्रोथ बनना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा फाइनेंस की बात करें, इन्वेस्टमेंट्स की बात करें, तो सेकंड हाउस आपका पाइसेस है। इसमें बहुत एक पावरफुल स्टीरियम बैठा हुआ है, यानी सैटर्न, पाइसेस और मार्स बैठेगा आके, तो यहाँ पे एक अनप्रेडिक्टेबल एनर्जी आ जाएगी। फिफ्थ हाउस जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि जमुनाय है, इसमें जुपिटर बैठा हुआ है, तो ये सपोर्टिव स्पेकुलेशंस रहेंगी आप लोगों के लिए, क्रिएटिव इनकम्स के लिए। तो जो लोग क्रिएटिविटी में हैं, जो लोग क्रिएटिव काम कर रहे हैं, जो लोग सर्विसेज बेस्ड काम कर रहे हैं, उनको फ़ायदा हासिल होगा। यानी सर्विसेज बेस्ड आप लोगों का फ्रीलांसिंग से जुड़ा हुआ हो, क्रिएटिव काम से जुड़ा हुआ हो, तो आप लोगों को बहुत पॉजिटिव यहाँ पे इम्पैक्ट्स मिलेंगे। मार्स की जो नज़र है वो आपके 8th हाउस पर पड़ती है, 7th एस्पेक्ट, और राहु जो है वो यहाँ पे अनप्रडिक्टेबिलिटी देता है। तो इम्पल्सिव डिसीजन जो हैं वो आपके लिए फ़िलहाल रिस्की हैं। 15 से 21 अप्रैल के बीच में स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट्स जैसे क्रिप्टो हो गई, स्टॉक हो गया, कोई परचेजिंग हो गई, सेल हो गया, तो इन पे बहुत केयरफुली आप लोगों ने प्लान करना है। मंथ के एंड तक यानी 24 से 30 अप्रैल में आप लोगों को क्लैरिटी भी मिलना शुरू होगी, और कैलकुलेटेड गेन्स आप लोगों के फ़ायदेमंद साबित होंगे। इसके अलावा आपकी लव मैरिज की बात करें, आपकी लव लाइफ की बात करें, रिलेशनशिप्स की बात करें, तो फिफ्थ हाउस जो है वो जमुना है। यहाँ पे जुपिटर बैठा है, तो ये अब स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस से आपको रोमांटिक कनेक्शंस भी दे रहा है, इमोशनल बॉन्डिंग्स भी दे रहा है। ये आपके लिए पॉजिटिव होने जा रही हैं आफ्टर 12th ऑफ अप्रैल। क्रिएटिव और जो शेयर्ड आप लोगों के इंटरेस्ट्स हैं, आपके रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन करना शुरू करेंगे। मून के जो हैवी डेज होंगे, 13 से 15 अप्रैल, इनमें इमोशनल मिसअंडरस्टैंडिंग्स या आर्ग्यूमेंट्स देखने को मिल सकते हैं। तो थोड़ा सब्र, एम्पैथी यहाँ पे मेंटेन कीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। 7th हाउस आपका लियो है, यहाँ पे बैठा है केतु। केतु का जो इन्फ्लुएंस होता है ये आपको पार्टनरशिप में इंट्रोस्पेक्शन और डिटैचमेंट फील करवाता है, यानी आप अपने पार्टनर से थोड़ा डिटैच हो रहे होंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको मेंटेन करनी है, वो है ऑनेस्ट कम्युनिकेशन और इमोशनल ट्रांसपेरेंसी जो है, इनसे आप लोग अपने चैलेंजेस को हैंडल कर सकते हैं। इंटीमेसी और हिडन इश्यूज जो हैं वो 8th हाउस आपका विर्गो है, तो उस पे जो 7th एस्पेक्ट है वो मार्स की है। तो ये ओपन होंगे और इनको बहुत ठंडे दिमाग से आपको एड्रेस करना होगा, क्योंकि इस मंथ की डिमांड है। सैटर्न इसके साथ बैठा है, मार्स के साथ, और 7th एस्पेक्ट से आपके 8th हाउस को देख रहे हैं, तो ट्रांसफॉर्मेशन का फेज़ है। इस टाइम पीरियड में आपके इन लॉज भी आपसे लड़ झगड़ सकते हैं, तो आपके अंदर भी अभी मार्स की जो एनर्जी है, यानी बहुत ज़्यादा आप इसमें एक्टिव हो सकते हैं इन चीज़ों में। तो यहाँ पे आपको बहुत एहतियात से चलना होगा। सिंगल लोग जो हैं उनको क्रिएटिव या इंटेलेक्चुअल कनेक्शंस एक्सप्लोर करने चाहिए, वहीं से आप लोगों को आपका लाइफ पार्टनर मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं, आपकी हेल्थ की बात करते हैं, तो 6th हाउस जो है वो कैंसर है, आपका हेल्थ का घर है। तो इसमें मेलेफिक एस्पेक्ट्स या फिर रेट्रोग्रेड इन्फ्लुएंस तो कोई डायरेक्ट नहीं है, लेकिन इम्यूनिटी और स्ट्रेस मैनेजमेंट को बहुत ज़्यादा फोकस में रखना होगा आप लोगों को, क्योंकि मार्स और जो सैटर्न है वो आपके सेकंड हाउस में है। तो आपको गले से रिलेटेड, दांतों से रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं, तो थोड़ा एहतियात करने की ज़रूरत है। ब्लड से रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं, आंखों से रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं।
तो यहाँ पे बहुत एहतियात कीजिएगा। और सैटर्न आपके सेकंड हाउस में बैठा है तो ये आपको बेवक्त खाने की आदत डाल सकता है, चटपटी खाने की आदत डाल सकता है, तो इस चीज़ पर आपने एहतियात करना है। ये आपको गले से रिलेटेड इश्यूज दे सकती हैं चीज़ें। इसके अलावा एक और चीज़ बताऊं कि आपका जो साढ़े साथी का लास्ट फेज एक्टिव है, तो मार्स और सैटर्न एक साथ बैठे हैं और सन भी बैठे हैं और एट्थ हाउस को देख रहे हैं। एट्थ हाउस आपकी सर्जरीज का घर है, एक्सीडेंट्स का घर है, फिजिकल स्ट्रेन का घर है, आपके जेनाइटल एरियाज का घर है। तो ये आपके एट्थ हाउस से आपको इन चीज़ों से रिलेटेड इश्यूज दे सकते हैं, तो आपको बहुत एहतियात करनी चाहिए। इमोशनल स्ट्रेस भी होगा और मून के हैवी फेजेस जब एक्टिव होंगे तो उनमें ये चीज़ें ट्रिगर कर सकती हैं। ट्वेल्थ हाउस आपका कैप्रिकॉन है, सबकॉन्शियस और स्लीप पैटर्न्स को रेगुलेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो यहाँ पे जर्नलिंग कीजिए, माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस कीजिए, ग्रेटिट्यूड एक्सरसाइजेस कीजिए, मेंटल हेल्थ को स्टेबलाइज कीजिए, अपनी हाइड्रेशन अच्छी रखिए, रेस्ट लीजिए, लाइट एक्सरसाइजेस कीजिए। ये मंथ के लिए बहुत आपके लिए स्ट्रांगली रिकमेंडेड है। तो यहाँ पे आप लोगों ने इन चीज़ों को छोड़ना नहीं है। साथ ही साथ कोई भी आपको इशू आता है तो फ़ौरन डॉक्टर से चेकअप ज़रूर करवाना है और उसको मेडिकली ट्रीट करना है। इसके अलावा चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं, तो सबसे पहले चैलेंजेस को ले लेते हैं। तो इमोशनल टेंशन्स बढ़ सकती हैं, इम्पल्सिव रिएक्शंस देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि सैटर्न, मार्स और सन का जो कंजंक्शन है और मून जब इसके साथ कंजंक्शन में आएगा तो ये एकदम से ट्रिगर करवाएगा। फाइनेंशियल अनप्रेडिक्टेबिलिटी होगी, इंस्टेबिलिटी देखने को मिलेगी, क्योंकि और स्पेकुलेटिव रिस्क भी रहेगा। और फर्स्ट मिड में रहेगा, मिड ऑफ द मंथ तक रहेगा स्पेकुलेटिव रिस्क आपके लिए। इसके अलावा पार्टनरशिप और इंटीमेट जो रिलेशनशिप्स हैं उसमें थोड़ी सी डिटैचमेंट देखने को मिल सकती है। अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों के लिए ये हैं कि जुपिटर की जो नज़रात हैं ये आपको स्पेकुलेटिव सक्सेस भी देंगी आफ्टर 12 अप्रैल। आपको आपके नेटवर्क्स में भी फ़ायदा होगा, दोस्तों यारों से भी फ़ायदा होगा आपके। इसके अलावा करियर और प्रोफेशनल ग्रोथ में आपको मंथ के एंड तक क्लैरिटी और स्ट्रैटेजिक मूव से आपके लिए सपोर्टिव होना शुरू हो जाएगा। और आपकी जो इमोशनल इंटेलिजेंस है और इंट्रोस्पेक्शन से आप लोग अपने रिलेशनशिप और हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब कुछ बात करते हैं आपकी रेमेडीज़ के लिए। तो जो आपका 10 मिनट की आप लोग रोज़ाना 10 मिनट की जर्नलिंग कीजिए, सेल्फ रिफ्लेक्शन कीजिए, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ माइंडफुलनेस और मेडिटेशन एक्सरसाइजेस कीजिए, ये स्ट्रेस मैनेज करने में हेल्प आउट करेगा आपको। हाइड्रेशन और प्रॉपर स्लीप मेंटेन कीजिए अपनी। ग्रैटिट्यूड, और एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप लोगों ने हफ्ते में एक दिन किसी मज़दूर को या किसी गरीब आदमी को ऐसा खाना खिलाना है जो आप खुद खाना पसंद करते हैं। एक तो ये आपको मेंटल सेटिस्फैक्शन भी देगा, आपकी ज़िंदगी को बैलेंस करने में मेंटेन भी करेगा। और कुरान पाक में सबसे ज़्यादा मेंशन इसी चीज़ का है कि लोगों को खाना खिलाओ। ये आपके लिए बेहतरीन रेमेडी है। इसके अलावा डिसीजंस जो हैं वो आप लोगों ने इम्पल्सिवली नहीं लेने, थोड़ा रुकें, रिफ्लेक्ट करें, समझें चीज़ों को, प्रोफेशनल्स की एडवाइस लें, फिर डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करें। जज़्बात में बह के डिसीजंस नहीं लेने आप लोगों ने, तो ये चीज़ें आप लोगों के हक में काम करना शुरू हो जाएँगी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और हमने सही गाइड किया होगा आपको। अगर आप लोग ये समझते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।